हेलो बच्चों, a very good morning, a very good evening to all of you. Welcome to this beautiful platform of physics वाला. मैं सागर बरजातिया आप सबका स्वागत करता हूं जय चैलेंजर्स चैनल में मिशन IIT. तो बेटा, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बेखूबी तरीके से, शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना? है ना? तो बेटा, इस सफर पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने मैं भी आ गया हूं. मैं सागर बरजाती आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर. बेटा, चैप्टर जैसा जो चल रहे हैं उसमें मेरा मेन फोकस यही है. आप जान रहे होंगे कि जितने भी पिछले साल एडवांस के पीवाईक्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी या कुछ नए टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. ठीक है, तैयार हो? शुरू करें? हेलो, शुरू करें? ओके. पहला क्वेश्चन है एडवांस 2023, यानी कि ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म. फॉर He प्लस a transition takes place from the orbit of radius 105.8 picometer to the orbit of radius 26.45 picometer. देखो बेटा, क्वेश्चन का आंसर निकालना मकसद नहीं है. क्वेश्चन के दाएं बाएं की जितनी भी नॉलेज है, उसके अंदर की जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आगे आएगी काम, वो सब करेंगे, ठीक कर जाएंगे. ठीक है, मकसद आंसर निकालना नहीं है. अरे आंसर तो आ ही जाएगा, बट ऑब्वियस की बात है तुम्हारे पास पीवाईक्यू बुक्स होंगी, तुम खुद से भी ट्राई कर चुकी होगी अब तक. लेकिन एक नया एंगल देखो, एक नया अप्रोच देखो, क्या क्या हो सकता है, क्या दिया है, कैसे निचोड़ेंगे, कैसे अपनी क्वेश्चन के प्रति अप्रोच को बढ़ाना है, वो सिखाऊंगा. तो देखो, फॉर He प्लस, अब He प्लस सुन के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी. वो घंटी का नाम होगा कि भैया ये जो बात हो रही है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में हो रही है ना? हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ट्रांजिशन टेक्स प्लेस. ट्रांजिशन का मतलब है कि N1 से N2 जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि N2 से N1 आ रहा हो. जनरली हम ये मानते हैं कि N1 हमारा ग्राउंड स्टेट है और N2 हमारा एक्साइटेड स्टेट है. यही ट्रांजिशन N1 से N2, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो सेकंड ऑर्बिट में है, उछल कर चला गया फोर्थ ऑर्बिट में, N1 हो गया 2, N2 हो गया 4. यहां पे क्या ट्रांजिशन दिया है? नहीं, यहां पे ट्रांजिशन नहीं दिया. कह रहा है जब वो ट्रांजिशन कर रहा है तो उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो दी गई हुई है. तो रेडियस एक दे दी है 105.8 पिकोमीटर, मान लेते हैं R1 है ये. ठीक है, और टू द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 26.45 पिकोमीटर. ये दो इंफॉर्मेशंस दी हैं और इन दो इंफॉर्मेशंस का हम अच्छा खासा यूज कर सकते हैं. कैसे? रेडियस का फॉर्मूला होता है पिकोमीटर में 52.9 n स्क्वायर बाय z. z होता है एटॉमिक नंबर पिकोमीटर में. ठीक है, जैसे ये R1 ले लो तो ये N1 हो जाएगा. अब R2 इज इक्वल टू 52.9. सिमिलरली अब कि हम N2 स्क्वायर कर देंगे अपॉन z, यहां पर भी पिकोमीटर. ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, या तुम्हारी सोच यहां पर क्यों जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन में आगे पढ़ो, कह रहा है द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज. ये वेवलेंथ पूछ रहा है और आपको बहुत सारी चीजें दी हैं कांस्टेंट्स के नाम पर, जैसे बोहर रेडियस, जैसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट. क्या हमें ये काम आएंगी? तो देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट की अगर वैल्यू दी है तो तुम्हारे मन में एक फॉर्मूला घूम रहा होगा, Sc बाय लैम्डा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. या अगर हम ऐसा करें कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जूल में दी है उसको हम पर सेंटीमीटर के टर्म्स में लिख दे. कैसे? एक फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर. यहां पर अगर हम वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, हम RH की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 109677 पर सेंटीमीटर.
बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा बच जाएगा। 1/n1 स्क्वायर का मतलब, लेकिन हाँ ये वैल्यू याद होनी चाहिए ना, इतना तो याद ही रहेगा। क्यों क्यों क्यों, इतना तो याद ही होगा ना। हाँ, अब 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करने के लिए आई तो हम फंस गए, हमें समझ ही नहीं आया यार ये कहां से आएगा। तब हमारा दिमाग ठनका, अरे भाई ये R1 और R2 इसीलिए दिया है, ठीक है। और Z स्क्वायर मतलब हीलियम के लिए तुम Z क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2। तो बेटा एक बार जरा हम लोग निकाल लेते हैं N1 N2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से। R1 क्या है, 105.8 पिकोमीटर इज इक्वल टू 52.9 N1 स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर आएगा 105.8, पिकोमीटर से पिकोमीटर कट जाएगा ना, ये भी पिकोमीटर में है, ये कट गया तो 105.8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 52.9, ये आएगा 211.6, ये आ जाएगा 4 के बराबर। N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा तो N1 इज इक्वल टू 2 आएगा। यहां से N2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 की वैल्यू दी हुई है 26.45 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 52.9। अब देखो जो ऊपर वैल्यू लिखी है तो 52.9 के अप्रॉक्स है ना, देख लो चेक कर लो। तो यहां पे N2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि ट्रांजिशन 1 से 2 या 2 से 1 हो रहा है। लेकिन जनरली हम इस फॉर्मूले में N2 की वैल्यू ज्यादा मानते हैं, एक्साइटेड स्टेट वाली मानते हैं। तो अगर ये N2 1 आ गया और ये N1 2 आ गया, वो तो हमने इसलिए लिया ना क्योंकि हम ये लेट कर रहे थे कि वो R1 है और वो लेट कर रहे थे वो R2 है। तो ट्रांजिशन तुम्हारा कहीं से कहीं भी हो रहा हो, जो ज्यादा वाला नंबर होता है वो एक्साइटेड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो N2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम यहां 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि सर आपने तो N1 की वैल्यू 2 निकाली और यहां 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने लेट करा था ना कि ये R1 है ये R2 है, तो उसके हिसाब से N1 N2 आया। लेकिन जब हमें ये पता चल रहा है कि N1 2 है और N2 1 है, यानी कि 2 से 1 या 1 से 2 का ट्रांजिशन हो रहा है, पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट, ऐसा ट्रांजिशन चल रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट तुम बताओ ना क्या हुई, तुम बताओ क्या हुई, 2 ही हुई ना। हाँ, तो जो N2 ये जो फॉर्मूला होता है, यहां पे N2 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा वाली होती है। तो ये देखो ये फॉर्मूला में जब रखा तो 109677, ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कटा, 1/λ ये आ गया। अब यहां पर होगी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन 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 तुम्हें तो टाइम भरपूर है ना, क्वेश्चन खेल जाए, तुम यहां तक अप्रोच लगा पाओ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब कैलकुलेशन करने में आपको बिल्कुल भी हाथ पांव नहीं कांपने चाहिए, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आराम से कैलकुलेशन करिएगा। यहां 1/λ इज इक्वल टू ये आया है, मैं पहले से करके आया हूं कैलकुलेशन, तो मुझे पता है कि जो लेमडा आएगा ये आएगा 30.4 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। भाई पर सेंटीमीटर में चल रहा था तो उल्टा किया तो सेंटीमीटर हो गया। अब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर को हम नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ करके हम 30 नैनोमीटर आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि ये एंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 30 नैनोमीटर। यहां तक बात आपको समझ में आई, दिमाग में घुसी है। देखो मैं समझा रहा हूं, मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और तुम्हें भी अगर सॉल्व करते हुए वहां पे टाइम लगता है तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर अ हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ 1 वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। वेवलेंथ दी हुई है हमें 330 नैनोमीटर, ठीक है। The change in the velocity of He atom after the photon absorption is,
assume momentum is conserved when the photon is absorbed. देखो, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि यहां पे डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो, जब आपने पहली लाइन पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि एक फोटोन आ रहा है, सरफेस पे टकरा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, अरे यार ये तो फोटो इलेक्ट्रिक है, नहीं 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 यार ये तो कुछ प्लैंक्स क्वांटम की बात करने वाला है, ऐसे एहसास हो रहा होगा। उस एहसास से जुड़ता हुआ ये लाइन आ जाए कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, तो तुम अब वेवलेंथ और मोमेंटम को कोरिलेट कैसे कर सकते हो? तुम वेवलेंथ को और मोमेंटम को कोरिलेट कैसे कर सकते हो? सर, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आती है, जो कि कहता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सर, हम ऐसे रिलेट करते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके पीछे का जो रहस्य है, उसके पीछे का जो फॉर्मूला है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो आएगा यहां से आएगा। अब ये जो P लिखा है वो मोमेंटम होता है, जो कि mv होता है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो वो होता है m डेल्टा v, एज्यूमिंग कि मास चेंज नहीं हो रहा है। तो सर आपने ये डेल्टा p क्यों लिखा? आपको क्या जरूरत थी इसको डेल्टा v करने की? एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि जब उसने एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद द चेंज इन वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ He एटम, यानी कि वो डेल्टा वी के बारे में पूछ रहा है ना? तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखा है उसके हिसाब से अगर बात बताएंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब लेमडा की वैल्यू 330 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है भैया, का कन्वर्ट करके लिखेंगे मीटर में तो यही आएगा, इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है? एच 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 यहां पर जो दिया वो लिख लेना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m डेल्टा वी। m क्या है? 4 ग्राम पर मोल। पर क्या ये रखेंगे क्या? 4 ग्राम पर मोल तो मोलर मास है, हमें चाहिए मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम कैसे निकलता है? मास ऑफ वन He एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जो कि 4 है अपॉन Na। ये ग्राम में आएगा, ये ग्राम में आएगा। लेकिन यहां पे पता है बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में ये देखते हैं कि यार मोलर मास ऑफ He दिया है 4 ग्राम पर मोल, यहां पे ठक से 4 रख देते हैं, वहां पे बच्चा भीषण गलती करता है। दूसरी बात गलती क्या होता है कि जैसे ग्राम को केजी में कन्वर्ट ना करना। अगर आपको याद हो कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन mv जब भी करते हो तो उसमें मास हमेशा केजी में रहता है, तो मास को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 का खेलारवाड़ कर देंगे। यहां पे अगर आप गौर से देखिए, एक बार जरा गौर से देखिए, अगर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। क्यों? क्योंकि सर देखो मास ऑफ वन He एटम को यहां पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो फिर से मैं ये कहूंगा कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भयानक दिख रही है तो कोई बात नहीं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। तो यहां पे 4 अपॉन Na इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया किलोग्राम में। यहां पे पुट कर दो 4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन Na, या सीधा करो ना, Na की जगह यहां पर रख दो 6 इंटू 10⁻23 और ये निकालना है डेल्टा वी। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट, आई कैन एग्री, बहुत ज्यादा है। तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करिए, तब तक हम पानी पीते हैं और फिर हम लोग आंसर मैच कर लेंगे। तो बच्चों, आपने जब डेल्टा वी निकाला होगा वो आ रहा होगा यहां से 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये चीज हमने मीटर में ली थी। अपने को जो चाहिए वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? क्या ये आपको आंसर समझ में आ रहा है?
तो करेक्ट आंसर इज अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 30 है। क्लियर है? तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 23 का हो चाहे वो 21 का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एकदम सीधा हमको बहुत पिछले जमाने में ले गया है, एडवांस 2013। देखो जो बहुत पहले के क्वेश्चन थे ना, जैसे 15 16 से पहले तक के, थोड़े से ऐसे लेवल के थे कि तुम हाँ उसको कर सकते हो, और ऐसे लगे कि ऐसे मेंस का लेवल है ना, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा फील होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को पकड़ो, कह रहा है द एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 AMU। तो मासेस दिए हुए एटॉमिक मासेस। द वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ He गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज m टाइम्स दैट ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ any एट 727 डिग्री सेल्सियस। m इज, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। द वैल्यू ऑफ de Broglie wavelength of He gas, de Broglie wavelength of He gas at -73 degrees Celsius is m times the de Broglie wavelength of neon at -727 degrees Celsius। तो वो कह रहा है m की वैल्यू निकालो। बेसिकली मैं सच बताऊं तो वो क्या कहना चाहता है, ये निकालना चाहता है, ये आपसे बतवाना चाहता है कि भाई मुझको इसका तुम चुपचाप रेशियो निकाल कर दिखाओ। अब लेमडा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है या मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये सोच कर देखो। तो लेमडा इज इक्वल टू H/mv होता है, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होती है ½ mv²। अभी मैं को रिलेट कर दूंगा क्योंकि आपने ये रिलेशन बहुत ज्यादा पढ़ी होगी। यहां पे ऊपर नीचे दोनों जगह मास का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एम वी की वैल्यू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आएगा। यहां पर mv की जगह अब हम क्या रखेंगे, 2m काइनेटिक एनर्जी। एक बात आप ये भी जानते हैं क्या सर, कि यहां पे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कहीं कुछ दिया ही नहीं है। दिया है क्या, देखो एटॉमिक मास दिया और फिर टेम्परेचर दिया है। तो हाँ बेटा टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर दिया तो उससे क्या निचोड़ निकलेगा कि सर हाँ छोटी सी बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में पड़ा है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा है ना। हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो भाई काइनेटिक एनर्जी का खिलवाड़ होगा वही टेम्परेचर का खिलवाड़ होगा या रेशियो होगा। तो सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर ये चीज कांस्टेंट है, तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि लेमडा ऑफ He अपॉन लेमडा ऑफ Ni इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो ही खेलना है, तो H कट जाएगा, √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, मास बचेगा और काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि यहां पे मास ऑफ Ni आएगा और टेम्परेचर ऑफ Ni आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे मास ऑफ He आएगा और टेम्परेचर ऑफ He आएगा। बस अब सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो मास ऑफ नियॉन यानी कि एटॉमिक मास यहां पर दिया है 4, सॉरी नियॉन का दिया है 20 अपॉन 4। टेम्परेचर ऑफ नियॉन बेटा डिग्री सेल्सियस में ना रख देना मालिक, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन पे चाहिए, केल्विन पे। तो केल्विन पे कैसे करेंगे, यहां पर प्लस 273 कर दो तो 200 केल्विन हो गया, यहां पे प्लस 273 कर दो तो आइला, ये तो 1000 हो गया। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग नियॉन में, नियॉन का टेम्परेचर है 1000 रख दो भाई, और ये रहा 200, ट्याऊ 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 ट्याऊ, फिर ट्याऊ और फिर ट्याऊ। तो आपको क्या लगता है, ये आ गया तुम्हारा √25, √25 मतलब हो गया 5। तो लेमडा He यहां से आ गया 5 टाइम्स लेमडा
एनी, और हमें m की वैल्यू जो चाहिए थी वो क्या आ गई, 5 इज द आंसर। ठीक है, और सुनो, क्वेश्चन देखने से पहले एक बार थोड़ा पॉज कर लिया करो और खुद से भी ट्राई करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे ना तो दिमाग में चीजें उस हिसाब से घुसेंगी नहीं जिस हिसाब से घुसनी चाहिए। तो आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अरे बाप रे, एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखकर आपको लगेगा कि अरे यार बाद में मिलते हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन नहीं, जरा रुको। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, जो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं वो काफी आसान होते हैं, वो 2 मिनट में निकलने वालों में से हो रहे होते हैं। तो कभी भी डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, है ना, तो इसको जज मत करो, इसको एक बार देखो, समझो क्या कह रहा है, फिर तुम्हें अगर ना पल्ले पड़े तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि करना ही करना है, जस्ट रीड इट। कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि बोर से रिलेट कर रहा है आपसे, ये कह रहा है सीधा सीधा बोर के पास चले जाओ, बोर के सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में वैसे समा जाने चाहिए, एनर्जी फॉर्मूला, वेलोसिटी फॉर्मूला, रेडियस फॉर्मूला, टाइम फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले समा जाने चाहिए, एनर्जी, एनर्जी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। In the following list 1 contains some quantities for the nth orbit of the atom and the list 2 contains this. तो आपको which of the following option has a correct combination of list 1 and list 2? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख कर आ रहे हैं कि रेडियस जो होती है अगर पिकोमीटर में ले लो तो 52.9, और अगर एमस्ट्रॉन्ग में ले लो तो 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, यानी कि यहां से हमको समझ में आता है कि रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1 इज रिलेटेड टू ऑप्शन टी, ये देखो टी, और मेरे हिसाब से यहां पर देखो 2 का आर है, 1 का पी है, 2 का क्यू है और 1 का टी है। ओ भाई, मिल गया 1 का टी, खत्म हो गया खेल। पर दूसरे भी देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर का पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 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 कंजर्व्ड, बट एक वो स्टेटमेंट था ना कि वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में आ सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। तो जो MVR है, एंगुलर मोमेंटम की यहां पे जो बात हो रही है, MVR इज इक्वल टू NH/2π, यानी कि एक तरीके से देखा जाए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻1, यानी कि अगर हम 2 का रिलेशनशिप निकाले तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, S के, पर 2 का S यहां पर नहीं है, अगर आता तो हम उसको भी मार्क कर देते। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू n, ये आता है, एक मिनट देखो, एलविश यादव करके होता है, ZN, ये ट्रिक होती है बेटा, इससे चीजें याद हो जाती हैं, 2211, ये होता है Z² बाय N स्क्वायर, क्योंकि बच्चा अक्सर यही तो भूलता है ना कि Z/N था कि N/Z था। अब अगर ये याद आ गया कि Z/N था तो स्क्वायर था कि नहीं था, तो ERV ZN, E मतलब एनर्जी, एनर्जी के साथ आता है Z/N, और Z/N के ऊपर पावर होती है 2। ये रेडियस है, रेडियस के साथ आता है N/Z, और N के ऊपर होता है 2 और Z के ऊपर होता है 1। तो ऐसी चीजें याद रहेंगी। ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी फॉर्मूले में Z/N आता है, दोनों के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो 1 होती हैं। तो जैसे E था तो E के फॉर्मूले में N/Z होता है कि Z/N होता है, तो कैसे याद रखेंगे, ERV, एरविश, E के नीचे Z, R के नीचे N, फिर V के नीचे Z और फिर इधर N, तो Z/N, Z/N स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो टोटल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे n⁻⁻2 के, यानी कि 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, जो आंसर है वो P की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे 1 का P है, 2 का R है, नहीं, ये अगर जाते दोनों के दोनों P की तरफ जाते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
kinetic energy. Kinetic energy is equal to mod of total energy, and that total energy is nothing but minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो अगर आप इसमें देखें दूसरा क्वेश्चन अगर बनता मैच द फॉलोइंग का, तो हम लोग बना सकते थे. क्यों भाई? बना सकते थे ना, एक और ऑप्शन रखते. 2 मतलब 3 का p के साथ रिलेशनशिप दिखा सकते थे, 4 का p के साथ दिखा सकते थे, 2 का s के साथ दिखा सकते थे. पर फिलहाल जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम डी मार्क कर चुके हैं. ये तो हम उसके इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं. क्या लगता है ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? आई थिंक आसान था, क्योंकि जीवन में कुछ हो चाहे जीवन में कुछ ना हो, सब कुछ आसान है. ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ना है अपने को. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, ज्यादा भयानक दिखाई दे तो उसको बोले बेटा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ठीक है, तो क्वेश्चन को झेलने की हिम्मत आ जाएगी. अच्छा, ये मेंस का 2023 का क्वेश्चन है. अब कहोगे सर यार ये क्या बात हुई सर, मेंस का कर दे रहे हो आप. देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो हम लोगों की भावना है कि मेंस का है तो एडवांस में नहीं आएगा. ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये रिपीटेडली देखा जा रहा है कि आ रहा है. ठीक है ना? तो यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इट कैन ऑल्सो टच द एडवांस क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन को जब बच्चा देखता है ना पहली बार, तो उसके दिल में धुक धुक होती है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम टकरा चुके हैं. तो घबराने की बात नहीं है. ये साई होता है, साई ऑफ 2s की ये वैल्यू दी हुई है. ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली 1s 2s 2p 2s 3s 3p एक टेबल होता है. उसके लिए बच्चों को अगर 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 याद करवाई जाए तो अच्छी बात होती है, वरना जनरली वो दे देते हैं. तो उन्होंने दे दी है कि ये जो साई है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन कहते हैं, और बाइटल कहते हैं, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसकी एक वैल्यू दी हुई है. एट r इक्वल टू और नॉट रेडियल नोड इज फॉर्म्ड. तो बेटा एट रेडियल नोड, एट नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आप मानते हैं कि नहीं? वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल नेवर become 0 even at infinity, but yes, at the node points, nodal surfaces, nodal planes, at a node means probability of finding electron density is 0. Yes or no? Yes sir. तो फिर रेडियल नोड पढ़ते हैं, एंगुलर नोड पढ़ते हैं. रेडियल नोड का फॉर्मूला बताओ. n माइनस एल माइनस 1. एंगुलर नोड इक्वल टू l, टोटल नोड n माइनस 1. ठीक है, याद है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो एट नोड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मींस साई इज इक्वल टू 0. यस और नो? और अगर साई इक्वल टू 0 है तो ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया. बच क्या रहा है? 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0. 2 इज इक्वल टू आर अपॉन ए नॉट. आर इक्वल टू आर नॉट है तो आर की जगह आर नॉट कर देंगे. तो आर नॉट का वैल्यू 2 टाइम्स ए नॉट आ गया. वैल्यू 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 आंसर डी. तो याद रखना, कभी भी सिग्मा 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके का इक्वेशन बहुत बड़ा सा दे दिया जाए और आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि आर नॉट को ए नॉट के टर्म्स में निकालो, ए नॉट को आर नॉट टर्म्स में निकालो, जिसमें आर की वैल्यू कभी आर नॉट के बराबर होगी, कभी 2 आर नॉट के बराबर होगी, कभी 3 आर नॉट के बराबर होगी. दे सकता है, क्वेश्चन में जो दे दिया जाए वो रखो, और फिर रखने के बाद भाई रिलेशनशिप आ जाएगी और उसको टिक करो. तो जब इट टेंड्स टू 0 रखोगे, हर चीज कर जाएगी. ब्रैकेट में जो इक्वेशन वाला पार्ट होगा सिर्फ वही इक्वेट हो रहा होगा. अब ये तो सिंपल मैथ्स है ना, यहाँ तो की केमिस्ट्री की बात ही नहीं रही. यहाँ पे कोई केमिस्ट्री की बात ही नहीं रही. सिंपल, जितनी मैथ्स तुम्हारी तेज है उतना तुमको फायदा मिलेगा. अच्छा, इस प्रकार के मैं क्वेश्चंस और लेकर आया हूं, अभी करवाऊंगा, सब्र करना, रुको जरा, सब्र करो. इस तरह के क्वेश्चंस मैं और लेकर आया हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए. क्योंकि जनरली मैं देखता हूं जब श्रोडिंगर आ जाता है या तुम्हारा
रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स पर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा घबरा जाता है कि अरे यार ये क्या आ गया, क्योंकि बाकी का पूरा चैप्टर तो फिजिक्स से रिलेटेड होता है ना। वो तो आप मॉडर्न फिजिक्स में वैसे भी चीजें पढ़ते हो, चाहे वो फिर स्पेक्ट्रम को ले लो, चाहे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ले लो, ये सब पढ़ा होता है। क्वांटम नंबर वाला हिस्सा, ये प्रोबेबिलिटी कर्व्स वाला हिस्सा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला हिस्सा, यही तो दमदार पार्ट होता है। तो इसी को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है इस लेक्चर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडवांस 2019 का है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता ही यही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 एन स्क्वायर बाय जेड, नहीं जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड होगा हाइड्रोजन के लिए 1, और ग्राउंड स्टेट है तो एन की वैल्यू भी 1, तो यही आएगा। तो ये बात तो हमको पता है, तुम दो ये वैल्यू चाहे ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमें पता ही है, हमको एहसास है इस चीज का। तो आगे बढ़ो। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट psi of He plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4, 2 and 0 respectively. Which of the following statement is true? तो भाई यहां पे आपको ये देखना है कि आपको एक वेव फंक्शन दिया है, लेकिन दिया किसका है? He प्लस का, यानी कि He प्लस का मतलब हो गया ये भी एक सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात हो रही है। तो हमको घबराने की बात नहीं है कि सर हाइड्रोजन की एनर्जी दी है और हमसे हीलियम के रिस्पेक्ट पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटा। एनर्जी देखो He प्लस क्या है, He प्लस क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी एनर्जी हमको कितनी दी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली इंफॉर्मेशन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L कितना दिया है? 2 दिया है, अच्छी बात है बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दिया है? 0 दिया है। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाती है अगर L2 है? -2, -1, 0, +1, +2, ये पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अच्छा, जनरली जब m = 0 होता है तो ऐसा माना जाता है वो dz स्क्वायर है ना। पर खैर उसकी बात करिए कि नहीं करिए वो भी आगे चलकर देखेंगे। अगर L = 2 है, अगर L = 2 है तो इससे क्या समझ में आता है कि वो S नहीं, P नहीं, D है। ठीक है, अगर इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है तो जरा एनर्जी के फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3.4 इज इक्वल टू 13.6। जेड बेटा हीलियम का रखना, यहां पर धोखा मत खा जाना, यानी कि 4 अपॉन एन नहीं पता कौन से ऑर्बिट में नहीं पता, और उसी के लिए तो इतना लोचा कर रहे हैं हम लोग। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4 अपॉन 3.4। इतनी तो आसान कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो ना। अच्छा, हमने तो पहले से करी हुई है, तो हम तो भाई क्या है कि देख लेंगे कि क्या है। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3.4 जब कर रहे हैं तो आंसर 16 आ रहा है। और अगर 16 आ रहा है, अगर 16 मेरे पास तो फोन है हम तो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये निकालना क्यों जरूरी था भाई? इससे हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल गई ना यार। इतना क्या सोच रहा है भाई? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया है, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज 4D को बिलोंग कर रही है, 4 और ये D। तो देखो पहला स्टेटमेंट यही है, इट इज अ 4D स्टेट। हाँ जी, और ये क्वेश्चन जो है ना MCQ है, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट। तो इसका ए आंसर तो पक्का है। बाकी कह रहे इट हैज 3 रेडियल नोड्स। तो अगर हम रेडियल नोड्स को निकालने के लिए आए तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l -1। ये फॉर्मूला किसका होता है? रेडियल नोड्स। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर वो 3 रेडियल नोड्स कह रहा है, जो कि गलत कह रहा है।
आंसर इसका 1 होना चाहिए। कह रहा है इट हैज 2 एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। एंगुलर नोड्स की वैल्यू एल के बराबर होती है भाई, ठीक है। एंगुलर नोड्स की वैल्यू एल के बराबर होती है और एल की वैल्यू 2 है। तो कह रहे टेस्ट 2 एंगुलर नोड्स, ये बात भी सही है। तो ए बी सी में बी गलत है, ए और सी सही है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद कह रहा था न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e, 2e वेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा जी भाई, एक जरा बात बताना हमको, जैसे वो ये क्या है इस लाइन को पढ़ के ही बच्चा घबरा जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो नहीं होता पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, फिर ये शेल्स होती हैं, शेल नंबर 1 2 3 4। अब फोर्थ शेल में मान लो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इस पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। ये जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो 2e लग रहा है। अब हमको ये बताओ, अगर He+ का ये स्पेक्ट्रम तुम पढ़ रहे हो तो He+ का ये मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या तुमको लग रहा है कि अंदर वाली ऑर्बिट में किसी भी प्रकार का कोई भी इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? नहीं सर। तो नो इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर नो इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मींस नो शील्डिंग इफेक्ट। नो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब संपूर्ण जो 2e का चार्ज है वो संपूर्ण रूप से इस पर लग रहा है। अगर कोई अंदर इलेक्ट्रॉन बैठता शील्डिंग इफेक्ट लगाता तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता, Z इफेक्टिव निकालते। जब He+ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी शेल में बैठा हो, अंदर वाली ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शील्डिंग इफेक्ट कहां से ले आए हम? Z इफेक्टिव कहां से ले आए? Z- सिग्मा करते हो ना, कहां से ले आए बताओ? तो पूरा का पूरा जो हम न्यूक्लियर चार्ज 2e मानकर चल रहे हैं पूरा का पूरा लगेगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या कह रहा है? कह रहा था न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, यानी कि यहां पे फोर्थ ऑर्बिट पे जो बैठा है, इज लेस देन 2e। तो मैं कहूंगा ये बात गलत है, लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। तो ये बात गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर ए और सी है। तेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसीडर नहीं किया जाए। द डीजेनरेसी बोले तो ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी। The degeneracy of the second excited state, n equal to 3 of hydrogen atom is 9। देखो यार, हाइड्रोजन एटम जिसका Z1 होता है, ठीक है, उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, उसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट रहते हैं कि यानी कि 1s के बाद 2s इक्वल टू 2p, फिर उसके बाद 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। ऐसे सिस्टम चल रहा होता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां पर था जो कि है तुम्हारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया जहां पे n इक्वल टू 3 से मुलाकात हुई। यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो मानकर चल रहे हैं कि वो 2s में है। ओके, नहीं 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 नहीं, 1s में ही है, 1s में ही है, 1s में ही है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बता रहा हूं, ये हो जाएगी, सुनो 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 सुनो, अरे 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 अरे, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए, बात तो एक ही है, 2s में जाए चाहे 2b में जाए, ये लोग तो डीजेनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
उसके बाद ये कूद कर इधर जाए, चाहे 3s में जाए, चाहे 3p में जाए, चाहे 3d में जाए, तो ये हो गया इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो ये कह रहा है अब 3s में एक डब्बा होता है, 3p में 3 डब्बे होते हैं, 3dd का मतलब होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस लाइन का मतलब तुमको जानना जरूरी था कि इस लाइन का मतलब तुम समझे कि नहीं। द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि ये जहां पे n इक्वल टू 3 है, यानी कि ये ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, यानी कि ये यहाँ पे नो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये इन सब की एनर्जी सामान्य है। इलेक्ट्रॉन चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, while the degeneracy of second excited state of H minus is। तो कह रहा है अगर हाइड्रोजन एटम के लिए ये है तो H माइनस के लिए क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि H माइनस, ये Z तो 1 ही है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 थे, लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। H एटम का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लेकिन जब H माइनस हो गया तो ये हो गया मल्टीवर्स, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भाई और बहनों डीजेनरेसी नहीं होती है, यानी कि 1s उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ता है, यानी कि हम 2s में जाते हैं, 2s के बाद हम 2p में जाते हैं, 2p के बाद हम 3s में जाते हैं, 3s के बाद हम 3p में जाते हैं, एंड इट गोज माय डियर स्टूडेंट्स, इट गोज। तो बच्चों जैसे मान लो कि ये है तुम्हारी ग्राउंड स्टेट, इसमें बैठे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तुमने इसको एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद ये चला गया 2s1, मतलब इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर तुमने इसको एक्साइट किया, ये चला गया इधर, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी कितनी है, क्योंकि ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई, तो 2p में सिर्फ ये 3 एक दूसरे के डीजेनरेट हैं, px py pz। तो while the degeneracy of the second excited state of H minus is 3 क्यों है, 2p की वजह से, क्योंकि p में तो ये 3 ऑर्बिटल्स है ना, px py pz, ये तो एक दूसरे के साथ डीजेनरेसी मेंटेन्ड करते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या आपको यह बात समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की थोड़ी सी वैल्यू डाउन हुई है, और ये जेईई मेंस 2024 में आप जो पेपर देकर आ रहे हैं उसमें से किसी एक सेट में ही आया था, सेम लगभग सेम क्वेश्चन। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 बट m mod इक्वल टू 1। m mod इक्वल टू 1 का मतलब समझने का है, ये l लिखा है, l। अरे जैसे देखो n इक्वल टू अगर 4 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यानी कि s होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। क्योंकि l की वैल्यू 0 to n माइनस 1 तक होती है, तो 4 नहीं होगा, बट ऑब्वियस है। अब अगर l 0 है तो इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए m की वैल्यू -1 0 +1 होगी, इसके लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होगी, और इसके लिए m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि मॉड में इक्वल टू 1, अगर मॉड ना होता तो भैया या तो +1 लेते या -1 लेते। मॉड है
तो यानी कि टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? देखो यहाँ पे m इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो इसको तो काट दो। एक ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पांच ये है, छह ये है। तो माइनस वाला भी लेंगे क्योंकि मॉड में अगर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 और मॉड m इक्वल टू 1, तो मॉड ml इक्वल टू 1 का मतलब हम समझ गए कि टोटल 6 डब्बे हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं। एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -12। अगर माइनस प्लस हाफ होता तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर यहां पर लिखा है सिर्फ प्लस हाफ या सिर्फ माइनस हाफ, तो यानी कि एक ही स्पिन लेना है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, यानी कि इन 6 ऑर्बिटल्स को, इन 6 डब्बों को इन लोगों ने सिर्फ सिंगली फील्ड किया हुआ है। इसलिए इसका जो आंसर है वो 6 आएगा। प्लस माइनस हाफ होता तो फिर 12 ले लेते, सिर्फ प्लस हाफ हो या सिर्फ माइनस हाफ हो तो बेटा आंसर 6 ही आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यस और नो। तो अच्छी बात है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस 2017 का और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बच्चों को डरा दिया था। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो जरूरी नहीं कि तुम प्यार के सताए हुए हो सकता है जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते जिसके हाथ कांपते हो तो समझो कि वो जेईई एडवांस का सताया हुआ है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, यानी कि अगले 3 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द टेबल, जिसमें 3 कॉलम और 4 रोज हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस A B C D, ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, और द वेव फंक्शन साई, वेव फंक्शन साई होता है, साई जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज द रेडियल पार्ट एंड अनदर इज द एंगुलर पार्ट। अब रेडियल पार्ट सिर्फ एन और एल पे डिपेंड करता है और एंगुलर पार्ट जो होता है वो एन एल एम तीनों पे डिपेंड करता है। तो इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा एंड सिग्मा of the electron and characterized by the quantum number r is the distance from the nucleus, theta and sigma is the azimuth and collatitude, the mathematical functions given in the table blah blah blah। ये देखो पैराग्राफ जबरदस्ती का दिया, ये पढ़कर आप समझ गए हो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ आपको वो ले जा रहा है। आगे ना, ये है आपका वो खूबसूरत सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाई कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो कॉलम 2 आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ये जो कॉलम 2 में जो इक्वेशन लिखी है इसका क्या तात्पर्य है? हम ऐसा करते हैं, आप इसको समझाते हैं। आप लेट कर लो कि एक आपको इक्वेशन दी हुई है, एक वेव फंक्शन दिया हुआ है आपको, साई इक्वल टू 1/√3 ZR upon 2A0 to the power 3/2 multiply by ZR upon A0 multiply by e to the power minus power ZR upon 4A0 multiply by sine square theta मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर प्लस माइनस m। अब इस तरह की एक जनरल इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, लेट कर लो। अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहता हूं। तो इस इक्वेशन में e टू द पावर माइनस में जो ये लिखा है ना A0 का कोएफिशिएंट, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन देता है। ये बात अब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्वक है। एक
क्योंकि हो सकता है आगे चल के ऐसी ऐसी इक्वेशंस आए। अभी जैसे हम लोगों ने सिग्मा 2s वाला एक क्वेश्चन किया था, है ना, तो हो सकता है आपको आगे और क्वेश्चन मिले जिसमें आपको ये पहचानना हो कि ये कौन से ऑर्बिटल की या कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ये किस तरीके का सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको एक इक्वेशन लिखी होगी तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो e टू द पावर माइनस में जो ये लिखा है ना 4, ये हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर चाहे साइन लिखा हो चाहे कॉस लिखा हो, ये जो वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ 1s 2s 2p 3d ऐसे ऑर्बिटल्स लिखे हैं, एक तरफ कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। देखो सिग्मा, सॉरी सिग्मा कह रहा हूं, साई NLM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन a नॉट 3/2 e टू द पावर माइनस ZR अपॉन a नॉट। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। इस इक्वेशन को अगर हम इससे मैच कर कर देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो ये 1 लिखा है 1, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रहा है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के लिए हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि L और M दोनों ही 0 हैं। अब बेटा अगर L 0 है तो वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये 1s के लिए लिखी है। आई बात समझ में? ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट फॉर्म लिखा है। उसी तरीके से जैसे ये भी एक इक्वेशन लिखी है ना, साई NLM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by a नॉट 5/2 r e टू द पावर ZR अपॉन 2a नॉट। अब फिर से इसमें जो ये लिखा है ना, ये कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और ये वैल्यू किसकी हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2। उसके बाद cos थीटा लिखा है, मतलब स्क्वायर नहीं है, यहां पर 1 है 1, तो यानी कि L की वैल्यू क्या है 1 है। जैसे यहां पर हमने कहा था चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ये जो पावर होती है चाहे वो स्क्वायर लिखा हो क्यूब लिखा हो 1 लिखा हो, वो होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये L इक्वल टू 1 है, तो 2p, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये 2p के लिए लिखी है, यानी कि थर्ड के करस्पॉन्डेंस जो थर्ड लिखा है वो भी सही है। इस क्वेश्चन में जब बच्चे को ये मिला था तो असली दिक्कत यही आ रही थी ये पहचानने में कि ये इक्वेशंस आखिर में कहां से आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर ना आए तो अभी आप लेक्चर्स के नोट्स जब डाउनलोड करोगे तो मैंने आपको एक टेबल दे दिया है जिसमें आपका रेडियल और एंगुलर दोनों का इक्वेशंस लिखा हुआ है। ये 1s की है, ये 2s की है, ठीक है, फिर ये 2p की है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। 2pz में फिर 2px 2py इन दोनों की अलग अलग है, तो एक बार देख लेना। वैसे तो मैंने जो तुमको पूरा भी कहानी समझाई है ना कि कैसे तुम पहचानोगे कि ये इक्वेशन अगर आ जाए तो इसका n क्या है, l क्या है, m क्या है, वैसे तुम कर लोगे, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना है। लेकिन फिर भी ये एक आपको इक्वेशन चार्ट दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लें, मतलब एक बार देख लें। अब देखो इस क्वेश्चन में जो 2 मुसीबतें थी वो हमने पार कर ली हैं। वो 2 मुसीबतें क्या हैं कि ये इक्वेशन 2s की है और ये इक्वेशन 2p की है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज, करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। पहला है 1 के साथ 2, 2 के साथ s, 1 2s 1 2s। 1s ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो 1s ऑर्बिटल में वो रेडियल नोड की बात कर रहा है। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस l माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 0। रेडियल नोड नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन की देखें तो वो कह रहा है 1 के लिए 2 मैच करो। 1 रेडियल नोड 1s में नहीं होता, 0 होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 4 4r, नेक्स्ट कह रहा है 4 4
आर। देखो 3DZ² के साथ कह रहा है XY प्लेन इज अ नोडल प्लेन। आइए बच्चों इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको DZ² के बारे में। यहां पर जो बात लिखी है वो थोड़ी सी गलत लिखी है। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ये Z एक्सिस है तो जो DZ² होता है उसमें यहां पर एक रिंग होती है, यानी कि XY प्लेन के अलोंग भी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है नोडल प्लेन का नहीं होता है, बल्कि यहां पे नोडल कोन्स मिलते हैं इस तरीके से। दीज आर नोडल कोन्स। ये DZ² की स्पेशल केस रहती है। टू नोडल कोन्स आर देयर। यहां पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। बेबी सूथर भी कहते हैं इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि 3DZ² में XY प्लेन इज अ नोडल प्लेन, यानी कि 4 के साथ 4 गलत है। हम R तक क्यों जाएं, हम R तक नहीं जाएंगे। 4 के साथ 4 गलत आ रहा है ना, खत्म करो कहानी को यार। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। 2p 2 के साथ 2। अब देखो 2s ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो 2s में n माइनस l माइनस 1 करो तो 2 माइनस 0, l की वैल्यू फॉर s इज 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यस 2 के साथ 2 सही है बेटा, 2s में 1 रेडियल नोड है। और इसके साथ p, देखो देखो देखो, ये साई वर्सेस r या a0 के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। ये हमको ये दिखलाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है। और एस के लिए यही होता ही है। एस के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। सिर्फ एस के लिए, सिर्फ एस के लिए। पीडी के लिए 0 होती है, पीडी में नहीं होती है। एस के लिए मैक्सिमम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास सबसे पहले एस होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। साई स्क्वायर घट रहा है यानी कि साई भी घट रहा है, और कर्व यहां पे साई का है। साई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर। साई स्क्वायर अगर घट रहा है तो साई भी घटेगा। तो पहले मैक्सिमम थी, ये न्यूक्लियस है, ये 0 सेंटर, ये 0 कोऑर्डिनेट सेंटर है। ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये बढ़ रहा है, मतलब ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है घट रही है घट रही है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं 1 नोड। जब ये इस एक्सिस को टकरा दे तो 1 नोड। अगर मान लो ये वाला पॉइंट इस एक्सिस को फिर से टकराता तो 2 नोड आ जाते, लेकिन 2s में 1 रेडियल नोड होता है। और ये ग्राफ इस बात का साक्षात्कार है, यानी कि ये चीज सही है, यानी कि ये ग्राफ सही है, यानी कि ये ग्राफ सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम एक बार ये ऑप्शन भी चेक करें क्या कि 3p में क्या होता है। 3 2p के ये इक्वेशन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, तो 3 तो सही है। लेकिन 3 का p, अरे 2p में क्या 1 नोड होगा? 2p में 1 नोड होगा, एक बार चेक करो। 2p 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 n माइनस l माइनस 1 2 माइनस l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, 1 0 नोड होगा। तो जब नोड ही नहीं होगा तो ये ग्राफ भी गलत ही है 2p के लिए, 2p के लिए। और वैसे भी 2p में ना जो सिग्मा वर्सेस r का ग्राफ होता है वो एकदम यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, उगता है, फिर नीचे डिक्लाइन होता है। तो ये ग्राफ गलत ही है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में आ गया अगर कोई सही है तो क्यों सही है, और अगर कोई गलत है तो वो क्यों गलत है। और ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो घुमा फिरा के पूछेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेन चीज यही है। नेक्स्ट आओ, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो फिर से करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। 1,1s। नेक्स्ट देखो क्या है, 1,1s। देखो 1 के लिए 1 तो सही है, लेकिन इसके लिए क्या s सही है? कह रहा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 4 स्टेट इज 27/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 6 स्टेट। सॉल्व करना पड़ेगा।
कैलकुलेटिव पार्ट आ गया है। एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है -13.6 1/n1 डेल्टा ई है ना, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो इसमें कायदे की अगर मैं बात करूं, तो भाई इसमें ना तुम एक झोल ले सकते हो। क्या झोल ले सकते हो कि वो सीधा सीधा कह रहा है दोनों का रेशियो निकालो। एक बार जो डेल्टा ई है वो n=2 से n=4 है। एक बार जो डेल्टा टी ई है, वो n=2 से n=6 की तरफ जा रहा है। तो दोनों के डेल्टा ई को डिवाइड कर दो। डेल्टा ई n=2 = n=4, और एक बार डेल्टा ई निकाल लो n=4। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा करते हैं, पहले डेल्टा ई निकालो कब, 2 to 4 के लिए। तो कायदे से 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। ये 4 - 1 यानी कि 3/16, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद डेल्टा ई निकालो n=2 से 6 तक, है ना। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 9 = 1, यानी कि ये आ जाएगा 8/36। दोनों के डेल्टा ईज की वैल्यू निकाल ली। अब वो क्या कह रहा था, कितने टाइम्स है, 27/32 टाइम्स। क्या ये चीज सही है? इस वाली चीज को 27/32 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 8 4 जा 32, 9 3 जा 9 4 जा, तो ये क्या आ गया 3/16। ये भी 3/16, ये भी 3/16, यानी कि ये बात सही कह रहा है। कि energy needed to excite the electron from n=2 to n=4 is 27/32 times the energy required to excite the electron from n=2 to n=6। यानी कि 1 का 1 भी सही था और इसके करस्पॉन्डेंस एस ऑप्शन भी सही है। मेरे हिसाब से सारे ही फिर गलत हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्यों गलत है। नेक्स्ट है 21Q। 21Q देखो क्यों गलत है। 2 के साथ 1 है ही नहीं, 2 के साथ 1 है ही नहीं भाई। ये जो इक्वेशन है वो इसकी है ना, इसकी तो है ही नहीं ना, अरे यार, ये 1 है ना, तो 1s होगा। सॉरी, इतनी देर से तुम इसी बात पे परेशान हो रहे होगे कि सर यहां 1 लिख कर आ रहे हो तो 2s क्यों लिखा है। सॉरी पा, 2s की इक्वेशन नहीं है, 1s की है, 1s की 1 1 सही है। तो 2 1 क्यों पूछ रहा था, तो 2 और 1 तो ऑप्शन गड़बड़ा गया, मामला ही गड़बड़ा गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहा है 22Q। तो एक बार ये नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 22Q कह रहा है ना, 22Q। एक मिनट 22Q ये सही है क्या? अरे सॉरी, ये 21Q था, 21Q। तो 2 के साथ 1 गलत है। टू के साथ 1 गलत है ना। 2s ऑर्बिटल की इक्वेशन नहीं है, 1s की है वो। 1 1p। एक तो यार ये जब क्वेश्चन अलग स्लाइड में होता है, ऑप्शन अलग स्लाइड में होता है, तो ये लोचा होता है। क्या था 1 1p, 1 1 का p नहीं, 1s में कोई नोड नहीं था, 0 नोड था, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। 1s में कोई नोड नहीं है तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये ग्राफ 2s का है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी गड़बड़ है बेटा, काटो। अरे यार कहां चले गए, काटो। 1 4 R, 1 4 R। अच्छा, 1s ऑर्बिटल के लिए XY प्लेन इज अ नोडल प्लेन। अरे नोड होता ही नहीं ना यार,
तो 1 का 4 खत्म हो गया खेल, कॉम्बिनेशन गलत हो गया, यानी कि ये गया टाटा बाय बाय। आंसर ए बता दिया हमने 1 1s। यहां तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, फॉर He+ आयन। अब ये अगर He+ आयन दे दिया है तो कंफ्यूज मत हो, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही तो है, तो वही कहानी रहेगी जो अभी तक चलती आ रही थी भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब यहां पर जो निकालना है वो इनकरेक्ट निकालना है। कह रहा है 1 1r सही है क्या, चेक करते हैं 1 1r सही है क्या। 1 का 1 सही है और इसके करस्पॉन्डेंस आर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। एस के लिए होता ही यही है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होती है। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 2 2 क्यू 2 2 क्यू 2 2 2 2 सही है। 2 2 के साथ क्यू। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब। क्या ये सही है? ये चीज तुमको इक्वेशन से समझ में आएगी। जैसे ये जो इक्वेशन लिखी है, ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये इक्वेशन 2s की है, हम जानते हैं, सॉरी 1s की है। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन सारी चाहे तुम 1s लो चाहे 2s लो, ये लगभग आता है कि ZR⁵2/2/2a0। तो अगर हम 2s के लिए लेकर चल रहे हैं, ये 1s की दी है कोई बात नहीं, मारो गोली। अगर 2s की लेकर चलते, अगर 2s की लेकर चलते, तो अगर हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ZR/2a0 3/2 इसका स्क्वायर कर देना। ओके ओके ओके, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर क्यों करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? साई से कि साई स्क्वायर से? सर साई स्क्वायर से, साई स्क्वायर से करते हैं ना। तो तुम्हें जो इक्वेशन दी है वो एक वेव फंक्शन साई की दी है, साई स्क्वायर की तो दी नहीं है। अगर साई की दी है तो साई स्क्वायर की निकाल सकते हैं ना उसको स्क्वायर करके। तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो नीचे a0 है उसके पावर में क्या आएगा? क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये अगर चीज लिखी है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब, तो ये बात सच है। थोड़ा सा दूर की सोचो मेरे भाई। अब तुम कहोगे सर 1s 2s में दोनों में क्या 3/2 होता है ऊपर? तो ये देखो साक्षात्कार करवाने के लिए हमने ये पिक लगाई हुई है। 1s के लिए भी 3/2 है, 2s के लिए भी 3/2 है। तो जब ये साई का स्क्वायर करोगे तो a0⁻³ ही आने वाला है। इस बात का आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिर चाहे तुम 2p ले लो, फिर चाहे तुम 2p ले लो, सब में 3/2 3/2 3/2 की लड़ी लगी हुई है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2s के लिए ये बात हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है कि 2 2q इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है 1 3r। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन 1 है, 1 का 3 है, 3 का r है। पहली बात तो ये इक्वेशन 2p की है, ये इक्वेशन 1s की है। तो 1 के साथ 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब चूंकि 1 के साथ 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और हमको चूंकि इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आंसर सी हम मार्क कर देंगे। बोल नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा 1 1s। 1 1s की क्या चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं अभी। 1 1s 1 1s सही तो है, ये भी प्रूफ करके आ रहे हैं भाई। ये 1s ऑर्बिटल की इक्वेशन लिखी है और उसके लिए एनर्जी डिफरेंस भी निकाला था, वो सेम आ रहा था, मतलब 27/32 टाइम्स आ रहा था। तो अपने को पहचानना था इनकरेक्ट, वो है ऑप्शन सी, ये भी सही है। क्या बोलती पब्लिक? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन एकदम जमेदार है। यहां से जेई एडवांस क्वेश्चंस खत्म होते हैं, पीवाईक्यू। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं तुम लोगों को, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और सही हो, यानी कि फ्यूचर अपकमिंग क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस फॉर एडवांस। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू टाइप है,
यानी कि मोर देन वन करेक्ट आंसर आपको मिल सकता है, मोर देन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन साई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज करेक्टली लेबल्ड। ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता ही बनता है। 1s में कोई नोड नहीं होता है, 1s का मतलब जीरो नोड। और डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। हम लोग ये चीज साई स्क्वायर से सीखते हैं कि साई स्क्वायर के साथ ये हो रहा है तो साई के साथ भी यही हो रहा होगा। बस साई और साई स्क्वायर में ये चीज होती है कि साई में जब नोड आता है तो प्लस और माइनस साइन आ जाता है, विच डिनोट्स कि हाँ भैया जो साई है ना वो वेव फंक्शन है। लेकिन साई स्क्वायर में वो नेगेटिव वाली चीज ऊपर चली जाती है, वो पॉजिटिव में चली जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल नेवर बी नेगेटिव। और वैसे भी अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पता है ना इतना तो ये 1s का ग्राफ है। हाँ, हमको तो यही फाइंड करना है, करेक्टली लेबल्ड, करेक्टली लेबल्ड फाइंड करना है ना, करेक्टली लेबल्ड, यानी कि ए आंसर सही है और एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। 3s में क्या होता है, 3 माइनस n माइनस एल माइनस 1, दो नोड होते हैं। ये छू नहीं रहा है, मैं पहले आपको बता दूं, ये छू रहा है, ये छू रहा है अब ये छू रहा है कि नहीं छू रहा है ये तो हमको भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वैसे छू नहीं रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस था जहां तक हमको याद है। तो दो नोड हैं और एस के लिए ऊपर से ही शुरू होता है, यहां से जीरो से शुरू नहीं होता है, तो ये एकदम परफेक्ट ग्राफ है। 3b के लिए चाहे वो p हो चाहे वो d हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे वो p हो चाहे वो d हो, एक्सेप्ट फॉर s ग्राफ ऑफ साई वर्सेस r और साई स्क्वायर वर्सेस r starts except for s starts from origin, यानी कि p का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है तो ये बात सच है। और 3p की अगर हम बात करें तो नोड निकाल लो, n माइनस एल माइनस 1, 1 नोड आएगा तो ये 1 नोड दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे दो नोड दिखाई दे रहे थे, एक ये ठीक है, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट फॉर एस, एस के लिए ओरिजिन से ग्राफ शुरू नहीं होता है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस होती है एस के लिए, पीडी के लिए नहीं होती है, ठीक है। और एक बात और बताएं भाई, इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है वो भी बताता हूं। पहले डी ऑप्शन देखो, साई वर्सेस आर है और डी का है तो ये मामला गड़बड़ हो गया। डी के लिए ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट आंसर एबीसी है। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अगर ग्राफ होता रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, अगर ग्राफ होता रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, जिसपे हम लोग कहते हैं ना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस रेडियस का ग्राफ बनाना है, तो वहां पे एस हो चाहे पी हो चाहे वो डी हो, ऑल ग्राफ्स स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एस पी डी चाहे सारे ग्राफ्स हो, 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर का कर्व हमेशा ओरिजिन से होगा। साई और साई स्क्वायर का पीडी के लिए ओरिजिन से होगा, एस के लिए ओरिजिन से नहीं होगा, इसलिए ए बी सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, लो बेटा आ गया, जो बात हम कर रहे थे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, जो हम बात कर रहे थे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर करेक्टली लेबल्ड। तो भाई जी बताओ जरा, देखे जरा किसको किसको क्या 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 आता है। अपन लोगों ने अभी ये बात करी कि सारे ग्राफ्स ओरिजिन से होने चाहिए, अब ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ओरिजिन से नहीं है। और चेक कर लेते हैं, 1s के लिए जीरो नोड आएगा, अब जब जीरो नोड आएगा तो ये ग्राफ यहां से चालू होकर यहां खत्म हो गया, यानी कि ये बात सही है।
फिर अगर हम 2s के लिए बात करते हैं तो फिर से देखो यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि एक नोड और दो नोड लगाए बैठे हैं, जबकि 2s की अगर मैं बात करूं तो 1 नोड आना चाहिए। यहाँ पर चूंकि 2 नोड आ रहे हैं तो ये ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, 1 नोड आना चाहिए था। 3s की बात करें तो 3 - 0 - 1 दो नोड आने चाहिए। एक नोड ये है, एक नोड ये है। अब ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार, ये इन्होंने फिगर बहुत गड़बड़ बनाए हुए हैं। एक बार जरा चेक कर लेता हूँ मेन क्वेश्चन में कि क्या दिया था, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर गैप है, और गैप है तो उसका मतलब ये ग्राफ भी सही है। तो एसी गलत, एसी सही है, बीओडी गलत दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो ये दो क्वेश्चन से क्या हो गया ना, जो ग्राफ से रिलेटेड जो भी बच्चों का डाउट रहता है वो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है यार, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड करेक्टली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जितने भी आप देखो मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं ना यहाँ पे, वो श्रोडिंगर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट होता है, जिससे बेसिकली बच्चा भागने की कोशिश करता है। जे एडवांस कहता है बेटा कहाँ भाग रहे हो, हम भी हैं, मेंस दे लिया है, कोई बात नहीं, अभी हम भी बचे हैं, इधर आओ, इधर हम तुमको पढ़ाते हैं। फॉर ऑल ऑर्बिटल्स द रेडियल वेव फंक्शन psi approaches to zero as r approaches infinity। अप्रोचेस की बात कर रहा है, टेंड्स टू जीरो की बात कर रहा है, जीरो की बात नहीं कर रहा है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इवन एट इंफिनिटी हम ये नहीं कह सकते कि यार वो चीज पर्टिकुलरली जीरो है। रेडियल वेव फंक्शन यानी कि जाई स्क्वायर हो जाई हो, वो हम ये नहीं कहेंगे यार ये जीरो ही है, नहीं कह सकते। अप्रोचेस टू जीरो की बात अलग होती है, मतलब टेंडिंग्स टू जीरो है, जीरो नहीं है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर फॉर 1s इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। साई स्क्वायर चाहे 1s हो चाहे 2s हो, s के लिए हमेशा मैक्सिमम ही होती है एट न्यूक्लियस। ये बात अभी आपने ग्राफ में भी देखी, तो ये बात सच है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर फॉर 1s इज मिनिमम एट न्यूक्लियस। यही बात अभी पढ़ाई भी थी कि ये जो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर होता है, एस के लिए कर्व देखो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये बात भी सही है। तो मतलब जो दो बातें भी करवाई हैं वो घूम फिर के दोबारा आ रही हैं। फिर कह रहा है प्लॉट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन साई चेंजेस इट्स साइन एट नोड। हाँ, अगर कभी कोई ग्राफ जैसे यहां से ऐसे आ रहा है तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। बिल्कुल सही बात है। एक्सिस के बाद, एक्सिस के ऊपर प्लस, एक्सिस के नीचे नेगेटिव है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ही तो दिखलाता है ना। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। यहां पे यार बार बार एक चीज अखर रही है कि डी आर क्यों लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर साई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे करेक्ट स्टेटमेंट थे ए बी सी डी, इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्या 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 सही है। कह रहा है रेडियल फंक्शन आर आर इज अ पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। नहीं, देखो मैंने तुमको अभी ये चीज बताई है कि ये जो एम्पलीट्यूड मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये दो हिस्सों पे डिपेंड करता है, एक रेडियल पार्ट पे और एक एंगुलर पार्ट पे। अब ये जो तुम्हारा रेडियल पार्ट होता है ये डिपेंड करता है एन और एल पे, और ये जो तुम्हारा एंगुलर पार्ट होता है ये डिपेंड करता है एन एल और एम पे। तो ये बात तो गलत हो गई कि वो सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, दिस इज रॉन्ग। एंगुलर फंक्शन यानी कि ये डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डायरेक्शन मतलब दो एंगल्स पे डिपेंड करता है, तो ये बात सही है। और ये इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि रेडियल पार्ट डिस्टेंस से मकसद रखता है, और ये जो होता है इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, बेसिकली किस एंगल से जा रहा है, क्या साइन थीटा कॉस फाई, ये सब इस पे डिपेंड करता है। ये बात सही कह रहा है।
नेक्स्ट कह रहा है साई स्क्वायर आर थीटा फाई इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस। हाँ, साई स्क्वायर ही, साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो साई डज नॉट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, positive negative, but psi square has a physical significance, it just tells the probability of finding the maximum electron density। तो ये बात एकदम सही लिखी है। radial distribution function 4 pi r square r square gives the probability of the electron being present at a distance from radius। बिल्कुल सही है, from the nucleus, सॉरी, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों पॉइंट सही थे, सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा गलत था। आगे बढ़ा जाए, आगे करा जाए। नेक्स्ट है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अच्छा जी, ओके। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सा है? आई होप एवरीवन विल से करेक्ट आंसर इज एस। यस और नो? यहां लिख देता हूं एस। अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाए। जब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए, तो वो हम कहते हैं कि ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाए। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जो कि हम लोगों ने बोहर में पढ़ा था। किसके बराबर होता है? एन एच अपॉन टू पाए, यानी कि आर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं, अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन टू पाए। ये बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है पी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम बचा हुआ, अंडर रूट एन एन प्लस टू, जहां पर एन होते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो करेक्ट आंसर है क्यू। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। ये देता है बच्चों को घमासान, घमासान कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो पता जो चला, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। तो पॉज दबा, क्वेश्चन बता, आंसर बता ले, बोल। चल भाई जल्दी बता। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दी nth शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि s। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दी nth शेल, जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड शेल में 2s आता है, 2p आता है, s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 हो गए। यानी कि सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया। नहीं सर ये तो को इत्तेफाक है, आप गलत बता रहे हैं, ये गलत है। थर्ड शेल में ले लो 3s 3p 3d, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9, तो भाई n का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दी nth शेल इज इक्वल टू n का स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज s। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यार मेरे हिसाब से किसी भी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? s के लिए 2 होते हैं, p के लिए 6 होते हैं, d के लिए 10, मतलब जब उसके दुगने। तो इसका करेक्ट आंसर है p 2 टाइम्स 2l प्लस 1। अब जैसे इसके लिए उदाहरण ले लो, p में l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। उसी तरीके से अगर हम d के लिए ढूंढेंगे तो d में l की वैल्यू 2 होती है, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 प्लस 1, तो 5 हो गया, 5 2 जा 10, ऐसे चलता है सिलसिला। तो भैया sp की कहानी खत्म है, qr बचा है। नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल। सब शेल्स का मतलब spdf की बात कर रहा है, ऑर्बिटल की नहीं बेटा, सब शेल की बात कर रहा है। तो nth शेल में सब शेल्स कितनी होंगी? n। शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। भाई अगर हम पहली शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सब शेल है 1s। दूसरी शेल में आए
तो भैया दो सबशेल हैं, 2s और 2p। ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहे, सबशेल 2s और 2p। फिर 2p में फर्दर 3 ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। फिर अगर थर्ड शेल में आते हैं तो 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। समझे? वेरी गुड। नंबर ऑफ और अरे फिर क्या यार, एस पी क्यू और लास्ट में हो गया आर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मान लो अगर हम डी की बात करें तो डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया आंसर। ठीक, आगे बढ़े। ओके भाई, आपको सिर्फ मैच द फ्लोइंग करना है, और यहां पर एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। तो शुरुआत करी जाए। 2s को किससे डिनोट करेंगे? n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, s से। 2pz को किससे डिनोट करेंगे? n इक्वल टू 2 तो होना ही चाहिए, l इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू 0 है। ये बात भी सही है। इजी आ गया है तो यार, एडवांस लेवल तो नहीं दिख रहा। 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम तुम्हें बता दें, दो चीजें दी हुई हैं। जनरली ये माना जाता है कि डी जेड स्क्वायर के लिए m इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 4 इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, ये दोनों 4d हैं, दोनों 4d हैं। m इक्वल टू 0 तुम इसको देंगे और बचा हुआ फिर इसको देंगे। बेकार क्वेश्चन था, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी है और मोर देन वन ऑप्शन इज देयर। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन। अब ऐसा करो ना, इतनी देर से हम ही करा रहे, एक बार जरा वीडियो भी तो पॉज करो यार, पॉज करो और खुद से करो कि ए के लिए पी क्यू आर एस में क्या है, फिर बी के लिए क्या है, चेक करते हैं हम लोग। फिर यहां पे नोट्स निकाल लो। अच्छा, इतना तो पता चल रहा है कि सर यहाँ पे साय होना चाहिए कि सर यहाँ पर एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है। अब अगर 3 नोड हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको करेक्टली मैच करेगा? अब सबके लिए चेक मत करने बैठ जाना। साई या साई स्क्वायर का जो कर्व होता है वो न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अगर ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है तो वो एस के लिए है। अब एस में दो ऑप्शन है, 3s की 4s। 3s में रेडियल नोड्स निकालो तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, और उसमें निकालो 4s में तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। और यहां पर चूंकि 3 नोड आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ए का सही आंसर पी है। नेक्स्ट है 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। नेक्स्ट 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब इसके लिए सब चेक करो। यहाँ पे, यहाँ पर एक नोड है, दो नोड है, 3 नोड है और ये टच नहीं कर रहा है। और 3 नोड का मतलब 4s हो सकता है। हाँ, इसमें हो सकता है क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर का जो कर्व होता है, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे वो फिर एस हो, चाहे पी हो, चाहे वो डी हो। यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर पी तो होएगा ही होएगा। क्या क्यू हो सकता है? तो क्यू के लिए रेडियल नोड निकालो, 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 3। हाँ सर, क्यू भी हो सकता है क्योंकि 3 नोड है। 3s नहीं हो सकता है, लेकिन क्या 6d हो सकता है? तो 6 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 3, यानी कि ये सर एस भी हो सकता है। तो पी क्यू एस तीनों ही सही ऑप्शन है। एंगुलर, नेक्स्ट सी ऑप्शन पे आते हैं। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स थीटा एंड फाई। अच्छा, जैसा कि हमने कहा, थीटा और फाई ये आपका या तो पी होगा, डी होगा, एफ होगा। एस से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। एस क्या रहता है? एस बेसिकली हमारा रेडियल नोड डिपेंड करता है, या वो सिर्फ इस बात से निर्भर करता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। जब हम बात करते हैं थीटा और साई की, यानी कि जब हम बात करते हैं एक तरीके से एंगुलर उसकी नोड की या एंगुलर प्रोबेबिलिटी की, तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी जो कि NLM पे डिपेंड करता है, तो वहां पे कहानी आती है पी की और डी की। तो यानी कि दो ऑप्शन हमारे कट गए, यानी कि 4s और 3s। बाकी बचा जो Q और S, ये दोनों के दोनों इस पर डिपेंड करेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर इज Q एंड S। एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। वन एंगुलर नोड कहां? यानी कि L होना चाहिए,
है ना। वन एंगुलर नोड मतलब एल होना चाहिए। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 है। तो भाई फिर से इसका आंसर क्या हो गया, Q एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज वेयर x इक्वल टू, x की वैल्यू दी हुई है 2r बाय a नॉट, ये गिवन है। और a नॉट क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पोजीशंस ऑफ द रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का मतलब जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या ये कह लें जाई टेंस टू इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी भी कहा था, अभी भी इस पर पहले एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें जो जेई एडवांस में आया है 2015 में, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आगे रेडियल नोड वर्ड लिखा होगा, यानी कि जाई इक्वल टू 0 पुट करना है, तो पूरी इक्वेशन टेंस टू 0 जब हो जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है क्या पार्ट बच रहा है भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, तो बस ये चीज तो बच रही है ना। तो यहां से दो बातें हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी बात ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, तो वो यहां पर पुट करना, तो 2r इज इक्वल टू a नॉट आ जाएगा, और r की वैल्यू हो जाएगी a नॉट बाय 2। ये एक वैल्यू आई, यहां से निकालो। ये जब सिंपल मैथ से आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू x इक्वल टू 2 आएगी और x वैल्यू 6 आएगी। इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करो, 2 इक्वल टू 2r अपॉन a नॉट, 2 कट गया, r इज इक्वल टू a नॉट आ गया। यहां पे x इक्वल टू 6 पुट करो, r इज इक्वल टू 3a नॉट। तो हमसे मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन पूछ रहा था, तीन पोजीशंस आई हैं अपने पास, एक पोजीशन ये आई है, दूसरी ये आई है, तीसरी ये आई है। समझदार को इशारा काफी है। मिनिमम का मतलब हो गया a नॉट बाय 2, मैक्सिमम का मतलब हो गया 3a नॉट। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो आई होप बेटा एडवांस में जितना मेरे से हो सकता था मैं आप लोगों के लिए सारे PYQs आपको सॉल्व करवा दिए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए, अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है उस पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टार्ट स्टडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।